आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत का चैप्टर जो है हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। दिल्ली सल्तनत। तो भारत में दिल्ली सल्तनत जो है 1206 से लेके 1526 तक चला था। तो दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंशों ने शासन किया था, जिसमें से एक नंबर पर आता है गुलाम वंश। दो नंबर में आएगा खिलजी वंश। 3 नंबर में तुगलक वंश और 4 नंबर में आता है सैयद वंश। और 5वां और अंतिम राजवंश था लोदी वंश, जिसे 1526 में इब्राहिम लोदी को बाबर हराकर 1526 में मुग़ल वंश की स्थापना की थी। तो टोटल जो भारत पर सल्तनत कालीन के अंतर्गत जो हम लोग पढ़ते हैं 5 राजवंशों को पढ़ेंगे। तो 5 राजवंशों में सबसे पहले गुलाम वंश के बारे में देखेंगे। गुलाम वंश की उत्पत्ति और इसका प्रादुर्भाव कैसे हुआ, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई मतलब। तो गुलाम वंश को पढ़ने से पहले हम लोग पीछे चलेंगे। इसके थोड़ा कहानी है, मतलब गुलाम वंश की स्थापना से पहले। तो एक्चुअल में गुलाम वंश जो था इसकी उत्पत्ति अफ़गान से हुई थी, यानी अफ़गानिस्तान से। अफ़गानिस्तान में एक राज्य था जो इसका नाम था गजनी। तो गजनी का शासक उस समय महमूद गजनवी था। यहाँ पर गजनी था, गजनी का शासक था महमूद गजनवी। और यहाँ पर एक और गौर राजवंश था। तो गौर राजवंश के जो राजा थे, माने संस्थापक थे, चाहे राजा मान लेते हैं, तो उसका अलाउद्दीन जहाँ थे। अलाउद्दीन जहाँ सोज इनका पूरा नाम था। तो अलाउद्दीन जहाँ सोज जो थे यहाँ पर थे, यानी अफ़गानिस्तान में दोनों गजनी राजवंश और गौर राजवंश की उत्पत्ति हुई थी। तो यहाँ से गजनी और गौर में, यानी अफ़गान में मुस्लिमों की 2 शाखा रहती थी और दोनों में हमेशा संघर्ष होते रहता था। एक शाखा का नाम था सल्जुक मुसलमान और दूसरा शाखा था तुर्क मुसलमान, जिसका तुर्क मुसलमान महमूद गजनवी था। तो इन लोगों में हमेशा संघर्ष चलता रहता था। तो 1027 में इस सब किसी को मालूम हुआ कि महमूद गजनवी जो था भारत में 17 बार आक्रमण किया था। सबसे चर्चित इसका आक्रमण था सोमनाथ मंदिर 1030 में मोहम्मद गजनवी की मृत्यु हो गई। जब महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई तो अलाउद्दीन जहाँ ने गजनी पर अधिकार कर लिया। गजनी पर कौन अधिकार कर लिया? अलाउद्दीन जहाँ। अब अलाउद्दीन जहाँ के 2 पुत्र थे, ध्यान से मतलब सुनना है। अलाउद्दीन जहाँ के 2 पुत्र थे। एक का नाम था गियासुद्दीन गौरी और दूसरे का नाम था शहाबुद्दीन गौरी। अब गियासुद्दीन गौरी और शहाबुद्दीन गौरी, यानी शहाबुद्दीन गौरी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? मोहम्मद गौरी के नाम से भारत में इसको जाना जाता है। ठीक। अब अलाउद्दीन जहाँ की जब मृत्यु हो गई तो गजनी का जो साम्राज्य था वो किसको मिला? तो गियासुद्दीन गौरी को मिला। चूँकि गियासुद्दीन गौरी जो था अलाउद्दीन का बड़ा पुत्र था। तब बड़ा पुत्र होने के नाते अब तो जाहिर सी बात बा कि बड़ा पुत्र के पहले का हिस्सा होला। तो उसमें क्या हुआ था कि सबसे पहले बड़ा पुत्र जो था गियासुद्दीन, तो गियासुद्दीन को वहाँ का साम्राज्य मिल गया। अब छोटका बौराए लागल कि मतलब कि शहाबुद्दीन गौरी की हम कहाँ जाएं। तो शहाबुद्दीन गौरी देखा कि अब भारत, मतलब कि यहाँ तो मेरा बड़ा भाई राज कर रहा है, तो हमको भी मतलब कुछ चाहिए। तब क्या किया कि भारत की ओर प्रस्थान किया, मतलब इधर। तो भारत की ओर आने के लिए यहाँ पाकिस्तान है और यहाँ भारत, यानी उस समय जो था पाकिस्तान और भारत सब एक ही था। मतलब पहले पाकिस्तान को भी भारत के ही नाम से जाना जाता था। तो उधर से मोहम्मद गौरी जो था, अब शहाबुद्दीन गौरी नहीं बोल के क्या बोलेंगे? मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी भारत की ओर चल दिया। कहाँ से? अफ़गानिस्तान से। तो सबसे पहले 1175 में मोहम्मद गौरी का
आक्रमण हुआ था मुल्तान पर। यहाँ पर मुल्तान है, यहाँ इस्लामाबाद पड़ता है। मुल्तान पर सबसे पहले आक्रमण हुआ किसका? मोहम्मद गौरी का, और आक्रमण करके मुल्तान को जीत लिया। अब मुल्तान पर आक्रमण करके इसको जीत लिया। अब 1175 का उसका प्रथम अभियान था। उसके बाद क्या हुआ कि 1178 में जब मुल्तान को जीत लिया तो 1178 ईस्वी में गुजरात पर हमला किया। यहाँ गुजरात का शासक जो था, यहाँ गुजरात है, तो गुजरात का शासक था भीम द्वितीय। तो भीम द्वितीय चालुक्य वंश का शासक था। अब मुल्तान के बाद यहाँ से इसका अभियान कहाँ हुआ? गुजरात पर आक्रमण हुआ। तो गुजरात पर भीम द्वितीय था, तो गुजरात का भीम द्वितीय जो था वो मोहम्मद गौरी को क्या कर दिया? हरा दिया, यानी युद्ध में पराजित कर दिया। तो यहाँ से वापस लौट गया। वापस लौटकर इसका मेन उद्देश्य था मोहम्मद गौरी का राजस्थान को विजित करना, यानी राजस्थान को जीतना था। उस समय राजस्थान के क्षेत्र में दिल्ली सब आता, उस समय दिल्ली भी बहुत बड़ी थी। तो यहाँ से राजस्थान का क्षेत्र उसको जीतना था। चूँकि भारत में सबसे प्रमुख राजवंश राजस्थान में ही था चौहान वंश, जिसका संस्थापक उस समय कौन संस्थापक थे? पृथ्वीराज, यानी उस समय राजा थे पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान जो थे चौहान वंश का सबसे प्रमुख शासक थे। वैसे चौहान वंश का संस्थापक नहीं थे, मतलब राजा थे, सबसे प्रतापी राजा थे। तो पृथ्वीराज चौहान, यानी राजस्थान को अगर मोहम्मद गौरी जीत लेता तो पूरे भारत पर उस मतलब जीतने का उसका सपना जो है पूरा हो जाता। लेकिन काफ़ी शक्तिशाली थे कौन? पृथ्वीराज चौहान। फिर भी यहाँ से 1178 में हार चुका था। कहाँ से? गुजरात से। वापस यहाँ पर चला गया। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। 1191 में तो तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी हार गया। मोहम्मद गौरी की हार हो गई और पृथ्वीराज चौहान जीत गए। जब वापस गया तो एक और बात, मोहम्मद गौरी के साथ एक सूफ़ी संत आए थे। मुस्लिमों के सूफ़ी संत, यानी चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक बोला जाता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे किसके साथ आए थे? मोहम्मद गौरी के साथ आए थे। तो मोहम्मद जिस तरह थी, हम लोग पढ़े थे कि मतलब जानते होंगे इतिहास में कि जिस तरह चाणक्य जो था चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था, जिस तरह मतलब रणनीतिकार था, मतलब कुछ कुछ बताता था कि इस तरह युद्ध जीतना है, इस तरह करना है। तो उसी टाइप से उसके धर्म गुरु थे। कौन धर्म गुरु थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे भारत में आए थे। अब चूँकि हम पहले भी हम वीडियो में हम लोग जाने हैं, पढ़े हैं कि मुस्लिम आक्रमण जो था सबसे पहले भारत में कब हुआ था? 712 में। तो 712 में पहला आक्रमण हुआ था, मुस्लिम आक्रमण। तो मोहम्मद बिन कासिम जो थे प्रथम मतलब हमला किए थे भारत में, और दूसरा जो थे महमूद गजनवी थे। तो इन दोनों का उद्देश्य क्या था? भारत में केवल धन संपत्ति को लूटना था। ये लोग भी मुस्लिम थे लेकिन लूट कर चले गए। लेकिन मोहम्मद गौरी का उद्देश्य कुछ और था। मोहम्मद गौरी जो था वह भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार भी करना चाहता था, इसलिए अपने साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को यानी सूफी संत को लेकर आया था। तो जब प्रथम युद्ध हार गया, यानी तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में जब हार गया, तो वापस जब भागा तो यहाँ पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे उसको सलाह दिए कि अगर युद्ध जीतना है तो सबसे पहले राजपूतों में फूट डालनी पड़ेगी। जब तक राजपूत एक हैं, राजपूत राजा, तब तक जीतना असंभव है। अब वह साल भर इसी प्रयास में लगा रहा कि किसी तरह राजपूतों में फूट डाल दिया जाए। तो एक राजा थे कनौज के राजा थे जयचंद। तो जयचंद जो थे गढ़वाल वंश के थे, गढ़वाल वंश के राजा थे जयचंद को मोहम्मद गौरी जो था अपने फेवर में मिला लिया। लेकिन एक और बात था, कनौज के जो राजा थे जयचंद, तो जयचंद डायरेक्ट मोहम्मद गौरी की सहायता नहीं करना चाहते थे, क्योंकि जानते थे कि अगर डायरेक्ट मोहम्मद गौरी की हम हेल्प करेंगे
तो लोग राजपूत राज में गलत संदेश जाएगा, लोग समझेंगे कि राजपूत होकर एक राजपूत की मतलब खिंचाई कर रहा है, मतलब उनको हराने की कोशिश कर रहा है। तो मोहम्मद गौरी से सेटिंग किए कि हम आपको सेना और धन से हर एक सहायता करेंगे, लेकिन इनको थी क्या नाम है, पृथ्वीराज चौहान को हराना है। तो दोनों आपस में संधि हो गई दोनों की, यानी मोहम्मद गौरी की और जयचंद। जयचंद बोल दिए थे कि हम आपको मतलब इनको बचाने भी नहीं आएंगे और सेना से और धन से आपकी सहायता भी करेंगे। अब मोहम्मद गौरी की ताकत क्या हो गई, बढ़ गई। और फिर एक साल बाद 1192 में तराइन की द्वितीय युद्ध हुई। तराइन मतलब एक जगह का नाम है जो हरियाणा में पड़ता है। तो तराइन के युद्ध हुई कब, 1192 में। तो 1192 में तराइन के युद्ध में जो था मोहम्मद गौरी जीत गया, मोहम्मद गौरी जीत गया। तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय हुई और पृथ्वीराज चौहान हार गए और उन्हीं मतलब उसी युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी गई। अब यहाँ से जो था मोहम्मद गौरी का जो था वर्चस्व बढ़ने लगा, पूरा भारत पर इसका शासन धीरे धीरे अब फैलेगा। तो यहाँ पर जो था राजस्थान पर, यानी अब यहाँ पर किसका शासन हो गया, मोहम्मद गौरी का। अब जयचंद जो थे, तो जयचंद यहाँ सबसे बड़ी गलती कर बैठे थे कि वह मतलब समझ गए थे कि मोहम्मद गौरी क्या है, मेरा दोस्त है। लेकिन वहाँ मोहम्मद गौरी दोस्ती निभाने नहीं आया था। मोहम्मद गौरी का मेन उद्देश्य था पूरा भारत पर कब्जा करना, यहाँ पर शासन करना। बस क्या किया कि 1192 में पृथ्वीराज चौहान को और 1194 में चंदावर के मैदान में, चंदावर का युद्ध कहा जाता है इसको, 1194 में जयचंद को हरा दिया। 1194 में जयचंद को भी हरा कर कनौज पर यानी पूरा इधर अधिकार कर लिया। अब एक और बात यहाँ पर कुछ छूट रहा है कि आप लोग के मन में एक बात आ रहा होगा कि भीम द्वितीय जो था, भीम द्वितीय किसको हराया था, मोहम्मद गौरी के। तो मोहम्मद गौरी इसको छोड़ देगा, शांत बैठेगा, ये कभी हो ही नहीं सकता है कि इसको छोड़ देगा। तो इसके साथ उसका एक गुलाम आया था, मोहम्मद गौरी के साथ एक गुलाम आया था, उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को भीम द्वितीय यानी इस गुजरात वाले क्षेत्र को जीतने के लिए भेजा। कुतुबुद्दीन ऐबक को 1196 में, तो 1196 में कुतुबुद्दीन ऐबक गुजरात को जीत लिया। अब जब मेन बात था कि गुजरात के मोहम्मद गौरी गुजरात से हार गया था और जीत कौन लिया, कुतुबुद्दीन ऐबक। यहाँ से मोहम्मद गौरी जो था कुतुबुद्दीन ऐबक से इम्प्रेस हो गया, मतलब कि जो जिस युद्ध में हम हार गए थे वहाँ कुतुबुद्दीन यानी मेरा गुलाम होकर जाकर यह क्षेत्र क्या कर लिया है, जीत लिया है। तब से उसको काफ़ी सम्मान से देखता था। अब यहाँ तक तो ठीक है, 1196 तक शासन ठीक से चल रहा था। लेकिन 1202 ईस्वी में, 1202 ईस्वी में इसके बड़े भाई कौन था, गियासुद्दीन गौरी। गियासुद्दीन गौरी गजनी पर शासन कर रहा था। 1202 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। किसकी, गियासुद्दीन गौरी की। मतलब दो भाई थे, गियासुद्दीन गौरी, शहाबुद्दीन यानी मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी का कहानी इधर था, मुल्तान आया, उसके बाद गुजरात आया। मुल्तान 1175 जीत लिया था। 1178 में गुजरात हार गया भीम द्वितीय से। उसके बाद फिर 1191 का युद्ध या 91 का यानी तराइन का प्रथम युद्ध, उसमें क्या हुआ, ये हार गया था मोहम्मद गौरी। फिर 1192 में किसके सहायता से, जयचंद के सहायता से पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। यहाँ तक युद्ध हुआ था। ओकरा 1194 में किसको हराया था, अथी जयचंद को, चंदावर के युद्ध में। उसके बाद 1196 में कुतुबुद्दीन ऐबक किसको जीत लिया, गुजरात के, यानी पूरा क्षेत्र पर अब किसका अधिकार हो गया था, मोहम्मद गौरी का। बस इसी बीच 1202 ईस्वी में इसके बड़े भाई की मृत्यु हो गई, गियासुद्दीन गौरी की। अब यहाँ का साम्राज्य भी देखना था और यहाँ का साम्राज्य भी, यानी दोनों साम्राज्य देखना था। अब क्या करेगा कि यहाँ से मोहम्मद गौरी जो था, माने भारत वाला क्षेत्र, यहाँ पर मुल्तान जीत लिया था, यानी पाकिस्तान वाला क्षेत्र। मुल्तान यानी सिंध, जितना सिंध प्रांत था, पहले पाकिस्तान को सिंध के नाम से जाना जाता था। इसका अधिकतर भाग सिंध के अंतर्गत आता था। तो सिंध पर, भारत पर और अफगानिस्तान पर, सब पर किसका कब्जा हो गया था, गौर राजवंश का।
अब क्या हुआ कि 1202 में जब उसकी भाई की मृत्यु हो गई तो यहाँ से मोहम्मद गौरी कहाँ चला गया? गजनी। कैसे कि वहाँ का भी शासन उसको देखना था, तो यहाँ से चला गया गजनी। तो भारत का भी शासन किसी को सौंप कर जाएगा कि यहाँ कौन देखेगा? तो अब अभी देखे थे कि गुजरात की युद्ध में किससे इम्प्रेस हुआ था? कुतुबुद्दीन ऐबक से। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को पूरा भारत वाला क्षेत्र जो था इसको सौंप दिया था। यानी यहाँ पर सबसे पहले जो था गौरी हो गया। अब देखो गौरी ये किसको सौंप के चला गया? कुतुबुद्दीन ऐबक को। यहाँ वाला पाकिस्तान वाला जो भाग था ये अपने भतीजा, इनके भतीजा का नाम था नसरुद्दीन कबाचा। यानी पाकिस्तान वाला क्षेत्र जो था यह सौंप कर चला गया किसको? नसरुद्दीन कबाचा। सब टाइटले है ही। नसरुद्दीन कबाचा को पाकिस्तान यानी सिंध प्रांत। भारत में अब किसका शासन हो गया? कुतुबुद्दीन का। और अफगानिस्तान में कौन चला गया? मोहम्मद गौरी। ठीक, अफगानिस्तान में मोहम्मद गौरी का शासन हो गया। तो मोहम्मद गौरी की हत्या जो थी 1206 ईस्वी में दमयक नामक स्थान पर, अफगानिस्तान में एक जगह का नाम है दमयक। तो दमयक नामक स्थान पर जाटों ने कर दिया। जाटों ने मोहम्मद गौरी की हत्या 1206 ईस्वी में कर दी। अब मोहम्मद गौरी के मृत्यु के बाद यहाँ का राजा जो था यानी शासक अब बनाया गया। क्योंकि मोहम्मद गौरी जो था वो निसंतान था। निसंतान मतलब कि उसकी शादी नहीं हुई थी। निसंतान मतलब का शादी नहीं हुई थी उसकी, मोहम्मद गौरी की। तो मोहम्मद गौरी का जो बड़ा भाई था गियासुद्दीन गौरी, तो गियासुद्दीन गौरी के पुत्र था, उसका नाम था ताजुद्दीन याल्दूज। इसका भतीजा था किसका? मोहम्मद गौरी का। तो मोहम्मद गौरी की 1206 में जब दमयक नामक स्थान पर जाटों ने जब इसकी हत्या कर दी, तब यहाँ का शासक जो था इसका भतीजा ताजुद्दीन याल्दूज बना। यानी अब पूरा भारत का पूरा कंसेप्ट यहाँ समझेंगे कि भारत पर किसका अधिकार हो गया? कुतुबुद्दीन ऐबक। यहाँ भीम द्वितीय, यहाँ पर जयचंद, पृथ्वीराज चौहान तीनों खत्म ना। अब यहाँ से कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पर भारत पर था। पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है इस पर कौन था? नसरुद्दीन कबाचा। और अफगानिस्तान वाले क्षेत्र पर किसका शासन हो गया? ताजुद्दीन याल्दूज। अब यहाँ पर जब कुतुबुद्दीन ऐबक जब वो मर गया, कौन? मोहम्मद गौरी जब की मृत्यु हो गई, तो इसने इतिहास में पूछता है कौन ऐसा सुल्तान था जो अपने आप को कभी बादशाह घोषित नहीं किया। यानी अपने आप में मतलब खुतबा अपने नाम का नहीं पढ़वाया था। मतलब बादशाह होने से पहले लोग खुतबा पढ़वाते हैं, तो अपने आप को मतलब बादशाह नहीं बोल रहा था। तो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था गुलाम वंश की स्थापना है। अब यहाँ से मतलब यहाँ से इसको सर्टिफिकेट मिल गया कि अब वो ख़त्म हो गए। तो यहाँ से आप ये इसको देखिए, आप इसको देखिए, हम इसको देख रहे हैं। तो यहाँ से ही गुलाम वंश की स्थापना 1206 में यानी किसकी मृत्यु हो गई थी? महमूद यानी मोहम्मद गौरी के। तब 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना कर दिया। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। अब यहाँ से कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन चलने लगा। गुलाम वंश का मुमलुक वंश भी इसको बोला जाता है। मुमलुक वंश यानी मुमलुक का वंश का मतलब होता है गुलाम। अफगानी भाषा, तुर्की भाषा में इसका अर्थ होता है गुलाम। तो गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक। पूछा है गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कब? तब 1206 में। 1206 में ही मोहम्मद गौरी की हत्या जाटों ने कर दी थी। तब से गुलाम वंश की नींव पड़ गई। अब गुलाम वंश के संस्थापक कौन बन गए? कुतुबुद्दीन ऐबक। अब इनकी कहानी जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम थे, मतलब डायरेक्ट राजा तो थे नहीं, गुलाम थे। गुलाम से मतलब शासक बने थे। तो काफ़ी उदार प्रवृत्ति के थे। उदार मतलब होता है कि मोह माया वाले व्यक्ति। जो भी आके इनके सामने अगर कोई गलती किया होता था, आके रो गा देता था, तो उसको माफ़ भी कर देते थे। अगर कोई आकर मजबूरी बता देता था तो उसको दान भी बहुत ज़्यादा करते थे। तो इसीलिए इतिहास में इनके उदार प्रवृत्ति और दान देने के चलते इनको लाख बख्श के नाम से जाना जाता है।
लाख बख्श। लाख बख्श मतलब होता है लाखों का दान देने वाला। तो कोई भी मजबूर व्यक्ति आकर कुतुबुद्दीन ऐबक के पास रो देता था तो उसको क्या करते थे, लाखों में दान कर देते थे। तो काफ़ी उदार प्रवृत्ति के थे। एक और इनके साथ जुड़ा हातिम ताई के नाम से भी इनको जाना जाता था। हातिम ताई, हातिम ताई एक मूवी भी है, देखिए हातिम ताई। हातिम ताई का अर्थ होता है, ये हातिम यमन का एक राजा थे हातिम, उन्हीं पर हातिम ताई। हातिम ताई का अर्थ हुआ कि लोगों की सहायता करना। मूवी में हातिम ताई में देखोगे कि कहीं भी आ जाते हैं लोगों को सहायता करते हैं। तो हातिम ताई का अर्थ मतलब इसलिए इनके नाम के आगे जुड़ा क्योंकि लोगों की काफ़ी सहायता करते थे। तो हेल्प यानी सहायता करने के चलते कुतुबुद्दीन ऐबक को हातिम ताई और दान देने की वजह से इनको लाख बख्श कहा जाता है। यानी इतिहास में दोनों नाम से इनको पुकारा जाता है, लाख बख्श और हातिम ताई। किसको पुकारा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के कुतुबुद्दीन का स्थापत्य कला देखेंगे, कौन कौन से चीज़ का निर्माण किए थे। तब भारत में पहली मुस्लिम कृति यानी मुसलमानों द्वारा बनाया गया पहला स्थापत्य जो था, कोई कला स्थापत्य कला, वो किसके द्वारा लाया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। तो वह था कुतुब मीनार। कुतुब मीनार किसने बनवाया है? कुतुबुद्दीन ऐबक। इतना हम लोग जानते हैं। लेकिन कुतुब मीनार की मतलब 5 तला है कुतुब मीनार, जिसमें से 3 तला का निर्माण जो था, मतलब इसकी नींव जो था और पूरा निर्माण कार्य इसका नहीं हुआ था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार का निर्माण करवाए थे। इनके एक सूफी संत थे, इनके दरबार में रहते थे, इनके गुरु मान लेंगे, इनके गुरु थे, उनका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इनके याद में मतलब इनकी जब मृत्यु हो गई तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के स्मारक है, माने स्मारक के रूप में कुतुब मीनार का निर्माण कराया गया। अभी कुतुब मीनार का निर्माण चल ही रहा था तब तक कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी घोड़ा से गिरकर चौगान खेलते समय। चौगान जो होता है आजकल के युग में उसको पोलो बोला जाता है। घोड़ा पर बैठकर इस तरह नहीं मारा जाता है, उसको पोलो के नाम से आ जानते हैं। तो उस समय चौगान का बड़ा शौकीन थे। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। अब घोड़ा से गिर गए, हो सकता है घोड़ा देह पर लात रख दिया होगा और मर गए। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई चौगान खेलते समय। उससे पहले उन्होंने क्या बनाया था? कुतुब मीनार। और एक और इनके साथ मतलब प्रथम स्थापत्य कला था कुतुब मीनार। और एक और चीज़ बनवाए थे, 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा सबसे पहले बनवाए थे। 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा प्रथम था, ये दूसरा था, ये प्रथम था 2.5 दिन का झोपड़ा। तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो था किसके रहने के लिए? तो इतिहास में मतलब इसकी 2 मान्यताएं हैं। एक है कि 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वह सूर्य मंदिर था। सूर्य मंदिर को तोड़कर, पहले क्या था यह? सूर्य मंदिर, जिसे तोड़कर 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया गया था। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि नहीं, सूफी संत जो थे बख्तियार काकी, इनके रहने के लिए अपने सैनिकों को मतलब लोगों को कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहा था कि इनके रहने के लिए एक घर बनाया जाए। तो 2.5 दिन में ही वो घर बनाकर तैयार कर दिया गया था, इसीलिए इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा पड़ा। अब 2.5 दिन का झोपड़ा के बीच में मतलब 2 तर्क है कि 2.5 दिन में बनवाया गया था इसीलिए उसका 2.5 दिन। कोई बोलते हैं कि सूर्य मंदिर को तोड़कर इसको बनवाया गया था, किसके लिए? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के लिए। तीसरा इसका स्थापत्य कला था कुव्वत उल मस्जिद। कुव्वत उल मस्जिद का निर्माण जो था कौन करवाए थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। यहाँ तक 3 स्थापत्य कला याद रखेंगे कि कुतुब मीनार की स्थापना किसने करवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक और कुव्वत उल मस्जिद का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। अब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हो गई? तब 1210 में। 1210 यानी 1206 से 1210 तक कौन रहा था? कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 से 1210 इसका काल था। तो 1210 में इसकी मृत्यु हो गई। अब इसके संतान के बारे में देखेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक के 2 संतान थी। एक का नाम, इनका एक लड़का था, एक पुत्र था और एक पुत्री थी। पुत्र का नाम था आराम शाह
आराम शाह, जैसा नाम वैसा काम, आराम शाह मतलब काफ़ी आराम कर रहा था ये। एक पुत्री थी इनकी सुलजान, सुलजान चाहे सुलजाना लोग बोलते हैं, सुलजान नाम की इसकी एक पुत्री थी। सुलजाना की शादी जो है वह हुई थी इल्तुतमिश से। इल्तुतमिश जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, गुलाम और दामाद भी हो गया। बात समझ में आया? गुलाम तो कुतुबुद्दीन ऐबक उसको गुलाम के रूप में रखे थे, यानी गुलाम था, अपनी बेटी सुलजाना से उसकी शादी कर दिए, तो यानी गुलाम और दामाद दोनों हो गए। ठीक, तो इनकी पुत्री सुलजाना हो गई और पुत्र जो था आराम शाह हो गया। जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई तो अब सत्ता के लिए संघर्ष जारी हुआ। दिल्ली के लोग हाँ, एक और बात, जब तक कुतुबुद्दीन ऐबक राजा थे तो शासन यहाँ पर करते थे, लेकिन राजधानी उनकी लाहौर ही थी। यह बात याद रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी, तो लाहौर, लाहौर यहाँ पड़ेगा। तो लाहौर में इनकी राजधानी थी, किसकी, कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के मृत्यु के बाद यानी 1210 में सत्ता के लिए संघर्ष जारी हुआ। अब देखो यहाँ से कौन शासन कर रहा था, कुतुबुद्दीन ऐबक। यहाँ पर कौन था, नसीरुद्दीन का बादशाह। यहाँ पर कौन था, ताजुद्दीन यल्दुज। अब जब यहाँ पर तीनों लोग जो थे आपस में काफ़ी अच्छे मित्र थे, काफ़ी तीनों को पड़ती थी। जब अब मान ले कि दोस्त का अगर कोई दोस्त है दोस्त मर गया तो राज किसको मिलेगा, उसके बेटे को। यानी दोस्त जो होंगे दोस्त वो सपोर्ट करेंगे किसको, कि उसके बेटे को मिले। यहाँ पर कौन था, अच्छी इल्तुतमिश कौन था, इसका दामाद था। तो ये दोनों जो थे ताजुद्दीन और नसरुद्दीन, वह उनका मतलब ओपिनियन था, मतलब फेवर था कि आराम शाह को राजा बनाया जाए। लेकिन दिल्ली के जनता चाहती थी किसको, इल्तुतमिश को, कि इल्तुतमिश को राजा बनाया जाए। अब यहाँ से संघर्ष जारी हो गया कि अब राजा बनेगा कौन। तो आराम शाह चूँकि उसका लड़का था, तभी दोनों जो थे यहाँ पर भी इल्तुतमिश की भी इधर नज़र थी कि दो आदमी उधर से देख रहे हैं कि अगर हम राजा बन रहे हैं तो ये लोग विरोध करेंगे। तो यहाँ से ज़बरदस्ती इसको आराम शाह को राजा बना दिया गया। अब आराम शाह जो था एक बहुत ही मतलब मूर्ख और योग्य शासक नहीं था, हाँ, यह शासन करने में सक्षम नहीं था। तो बाद में क्या हुआ कि इल्तुतमिश इसको हटाकर, ठीक, और अपने राजा बन गया। और इस चालीसा दल की स्थापना जो था, अब जब हम सब देखेंगे कि हाँ इल्तुतमिश का जब शासन आएगा इल्तुतमिश का, तो वहाँ पर देखेंगे कि इल्तुतमिश जो किस तरह शासन करता है, उसकी कार्यप्रणाली कैसी रहती है, शासन व्यवस्था। तो अभी तक हम लोग खाली कुतुबुद्दीन ऐबक ही इस वीडियो में देखेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक की शासन व्यवस्था कैसे थी। तो हम लोग शुरू से लास्ट तक एक बार रिवीजन कर लेंगे, उसके बाद इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। तो गुलाम वंश की, सबसे पहले गुलाम वंश की स्थापना अगर पूछ दे तो कौन किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब शुरू से आएंगे, वहाँ पर अफ़गान में अलाउद्दीन थे। अलाउद्दीन के दो पुत्र कौन कौन से थे, गियासुद्दीन गौरी, यहाँ पर थे शहाबुद्दीन गौरी का नाम क्या है, मोहम्मद गौरी। ठीक, मोहम्मद गौरी भारत में आया। प्रथम युद्ध कब किया भारत में, 1175 में। किस जगह, मुल्तान पहले भारत में था। दूसरा युद्ध कब किया, 1178 में गुजरात में, भीम द्वितीय से जहाँ हार गया। तीसरा युद्ध कब, तीसरा युद्ध 1191 में, तराइन का प्रथम युद्ध इसको बोलते हैं। इसमें कौन हारा था, मोहम्मद गौरी हार गया था। कौन जीते थे, पृथ्वीराज चौहान। इसके बाद चौथा युद्ध हुआ कब, 1192 में, तराइन का द्वितीय युद्ध। इसमें कौन जीता था, मोहम्मद गौरी। हार कौन गया था, पृथ्वीराज। चौथा युद्ध इसमें लड़ा गया था वो था 1194 में, चंदावर का युद्ध। इसमें कौन हार गया था, जयचंद। जीता कौन था, मोहम्मद गौरी। अच्छा, एक और पांचवा युद्ध हुआ था 1196 में। किसको जीता गया था, तो गुजरात को। कौन हराया था, मैंने कौन जीता था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। यहाँ के टोटल मतलब युद्ध हो गया 1175, 1178, 1191, 1192, 1194 और 1196। अब सब याद रखेंगे। अब आगे देखेंगे गुलाम वंश के नेक्स्ट टॉपिक जो आएंगे इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश का शासन काल जो है अगले वीडियो में देखेंगे।